आइए कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 समांतर श्रेणी से संबंधित समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि समांतर माध्य क्या है। माना कि हमारे पास तीन राशि है ए बी। देखिए ये दोनों स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में है। हमारे पास तीन राशियां हैं ए बी और ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, क्या है? समांतर श्रेणी में है। तब बीच की जो राशि है कैपिटल ए, इस राशि को इन दोनों राशियों ए और बी का समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को अन्य दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, आइए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसके लिए कोई सूत्र है वो देखते हैं। तो चूंकि अभी हमने देखा है कि ए बी समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। अतः हम इसको क्या कह सकते हैं? ए धन बी और पूरे का बटा दो, दोनों संख्याओं का अगर हम आधा करेंगे तो जो आएगा उसे कहेंगे समांतर माध्य। क्या कहेंगे? समांतर माध्य। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए धन बी पूरे का बटा दो और समांतर माध्य का संकेत है कैपिटल ए। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए धन बी बराबर 2a भी लिख सकते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? दो राशियों का समांतर माध्य, दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। तो इस प्रकार से आप जब भी दो राशियों के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना चाहेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग, इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसका, या फिर जरूरत के आधार पर इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। हमारे पास एक उदाहरण है, वर्गमूल 2 धन 1, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1। ये दो राशियां हैं। एक राशि इसे मान लेंगे, दूसरा राशि इसे मान लेंगे, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसे आइए हल करते हैं। हल सबसे पहले दिए गए दोनों राशियों को हम एक को ए मान लेते हैं और दूसरा को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर मान लेते हैं वर्गमूल 2 धन 1, बी बराबर मान लेते हैं वर्गमूल 2 ऋण 1। तो इसलिए समांतर माध्य ए बराबर हो जाएगा ए धन बी पूरे को बटा 2। ये सूत्र है। ठीक है, आइए मान रखते हैं। ए धन बी का मान तो वर्गमूल 2 धन 1 हो गया और धन वर्गमूल 2 ऋण 1, इस प्रकार से, और पूरे का बटा 2। तो ए बराबर कोष्ठक हटा देंगे, वर्गमूल 2 धन 1 और धन वर्गमूल 2 ऋण 1 और ये बटा 2। देखिए ऋण 1 धन 1 कट गया, बचा क्या देखते हैं? वर्गमूल 1 वर्गमूल 1, 1 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2 है तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 और बटे 2, 2 1 कम 2 1 कम कटा। तो इस प्रकार से ए बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? वर्गमूल 2। अर्थात दिए गए दोनों राशियों का समांतर माध्य वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज का है।
उदाहरण 2 ले सकते हैं समझने के लिए। यदि दो राशियां 1/2 और ऋण 1/2 है तो इन दोनों का समांतर माध्य ज्ञात करना है हमें। इन दोनों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेंगे हल। फिर से जैसे कि पहले हम बना के देखे हैं, यहाँ पर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a बराबर हो गया 1/2 और b बराबर हो गया ऋण 1/2। तो इसलिए इन दोनों राशियों का समांतर माध्य a होता है, a और b का। तो हमारे पास ये सूत्र है ऐसे। आइए मान रख लेते हैं। a का मान है 1/2 और b का मान है ऋण 1/2 और ये पूरे का बटा 2 तो है। आगे हल कीजिए तो 2 और 2 का लघुत्तम यहाँ ले लेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण। ठीक है, कितना हो गया, ऋण, और इसका माना गया 1 और यहाँ पर बटा में है 2 पहले से है ऐसे। तो a बराबर ये हो जाएगा 0/2 हो गया और पूरे का बटा 2 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और बटा 2। तो अब इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। अर्थात 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य 0 प्राप्त होता है। ये आंसर लिख सकते हैं ऐसे। 2 एग्जाम्पल देखने के बाद आइए थोड़ा इबारती प्रश्न या कह सकते हैं बड़े रूप का प्रश्न देखते हैं जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। ध्यान देना है प्रश्न। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और उनका गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन कह रहा है प्रश्न कि कोई दो संख्या है जिसका समांतर माध्य 7 है और अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 45 आना चाहिए गुणनफल। तो हम मान लेते हैं कि माना कि वे दो संख्याएं a और b है। आप चाहे तो x और y भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि वे दो संख्याएं a और b हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोनों संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो a और b का समांतर माध्य कितना दिया है प्रश्न में, 7 है। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे a धन b पूरे का बटा 2 बराबर 7। सूत्र से हमने देखा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य उन दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है, तो इसको हम 7 के बराबर लिख सकते हैं। आइए क्रिया गुणा कर देते हैं, तो a धन b बराबर 2 का क्रिया गुणा हो जाएगा 7 ऐसे, क्रिया गुणा से ऐसे। आगे हल कीजिए तो a धन b बराबर हो जाएगा 14। ये समीकरण 1 हो गया। आइए शर्त 2 देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 है। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार a और b का गुणनफल 45 है। अर्थात इसे हम कैसे लिखेंगे, a गुणा b बराबर 45। ध्यान दीजिए इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास एक सर्व समीका है, उस सर्व समीका का हम प्रयोग करते हैं। देखिए सर्व समीका, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके पहले आपने संभवतः अध्याय 2 में पढ़ा है। तो सर्व समीका है एक
सीधा आप लिख सकते हैं a ऋण b पूरे का घात 2 बराबर a धन b पूरे का घात 2 ऋण 4ab। ऐसा आपको याद आ गया होगा। इसको आपने अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी इसका प्रयोग हम किए थे। तो यहाँ पर a ऋण b का मान हमको ये ज्ञात करना होगा। तो a धन b का मान देखिए समीकरण 1 से कितना है 14, यहाँ लिख देंगे 14 अघात 2 ऋण 4 गुणित a गुणित b का मान कितना है 45 समीकरण 2 से, यहाँ 45। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर हल कीजिए। तो a ऋण b पूरे का घात 2 बराबर 14 का घात 2 है तो 14 गुणित 14 करेंगे 196 आएगा 196 माइनस इसको गुणा कीजिए 4 पंचे 20 के शून्य हो गया हासिल 2 4 चौक 16 16 और 2 18 180 आ गया। a ऋण b पूरे का वर्ग 196 में 180 घटाइए तो कितना आ रहा है 16। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 16 को 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में घातांक समान है तो अतः उनके आधार की तुलना करेंगे तो उनके आधार बराबर होंगे। तो a ऋण b बराबर हो गया 4। ये समीकरण नंबर हो गया 3। ध्यान दीजिए अब समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जैसा है जो अध्याय 2 में आपने पढ़ा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए। विलोपन विधि से आप हल करेंगे तो एक चर राशि आपको यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा और दूसरी चर राशि का मान प्राप्त होगा। उस मान को आप समीकरण 1, 2, 3 किसी में फिर रख सकते हैं तो पहले वाले का मान निकाल आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं विलोपन विधि लगाने पर तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है धन भी है और यहाँ ऋण भी है। तो इसका मतलब है दोनों का गुणांक धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ सकते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 3 से ऐसे अगर चिन्ह समान रहता तो घटाने पर करते। तो लिखिए पहले समीकरण 1 को तो a धन b बराबर 14, समीकरण 3 को लिखिए a ऋण b बराबर 4, जोड़ देंगे तो धन b ऋण b कट गया तो a और a 2a 14 और 4 18। आइए इधर मैं मिटा ले रहा हूँ। तो a का मान हो जाएगा 18/2 तो a बराबर 2 या 18 9। इस a के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हम 3 में ही रखना चाहते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं। तो एक बार समीकरण को लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ऐसे मान रखिए ये 9 है ऋण b बराबर 4, पक्षांतर कीजिए 9 को तो 4 ऋण 9 यहाँ पर पक्षांतर किया गया है ऐसे ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण b बराबर हो जाएगा ऋण 5, दोनों तरफ ऋणात्मक मान है तो धनात्मक हो गया तो b बराबर 5। इस प्रकार से b का मान हमें प्राप्त होता है 5। अब ध्यान से देखना है फिर से a का मान प्राप्त होता है 9 और b का मान प्राप्त होता है 5। तो अतः हम कह सकते हैं कि वे दो संख्याएं 9 और 5 होंगी या फिर वे दो संख्याएं 5 और 9 होंगी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चाहे तो आप जांच करके तत्काल देख सकते हैं। आपके सामने समीकरण 3 है। समीकरण 3 में आप a और b का मान रख कर देख लीजिए। तो ये 9 है और ये 5 है बराबर 4। ये कितना आ गया 4 बराबर 4। देखिए दोनों पक्ष बराबर आया LHS बराबर RHS। इसका अर्थ हुआ हमारा जो उत्तर है a बराबर 9 और b बराबर 5 सही है। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो लगभग शुरुआत इसी प्रकार का होगा और उसके बाद
आप उसको चाहे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी बदल सकते हैं या फिर एक चर वाले द्विघात समीकरण में भी बदल के बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आज का 4। ऐसे प्रश्न ध्यान से सुनिए। दो संख्याओं का समांतर माध्य, ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य मतलब कौन सी दो संख्या हमें पता नहीं है। तो फिर से मान लेंगे, माना कि वे दो संख्या ए और बी है या फिर एक्स और वाई है। तो माना कि वे दो संख्याएं ए और बी हैं ऐसे। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का समांतर माध्य है। तो ए और बी का समांतर माध्य क्या कहता है? 7 है, 6 है बोला है प्रश्न में, क्या है? 6 है। ठीक है, तो अर्थात इसे हम कैसे लिखेंगे? इन दोनों का योगफल का आधा कर देंगे और ये हो जाएगा समांतर माध्य 6 के बराबर। या इसको आप तिर्यक गुणा करके ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणित 6, तिर्यक गुणा करने पर लिख लेंगे। आप लोग भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है, तिर्यक गुणा ऐसे। तो ए धन बी बराबर 6 दूनी 12, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार फिर से देखते हैं प्रश्न का आगे का भाग क्या कहता है। तो यहाँ पर लिख देंगे उनके वर्गों का योग 90 है। अर्थात ये जो दो संख्याएं ना ए और बी, इनके वर्गों का योग। तो ए और बी के वर्गों का योग कितना है? 90 है, ऐसा कह रहा है। ठीक है ना। अर्थात हम इसे क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे, वर्गों का योग कह रहा है तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर 90 हो गया ऐसे। ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 ए धन बी बराबर यहाँ पर 12 है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सरलतम रूप है। ठीक है, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ये दो चर तो है लेकिन वर्ग के रूप में है। तो इस प्रकार के दो समीकरण को एक साथ हमने हल करना नहीं सीखा है। तो आप ऐसा कीजिए, समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि दो घात तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखिए पहले, ए धन बी बराबर 12। एक चर राशि को हम पक्षांतर कर देंगे। तो मान लीजिए हमने 12 को बी को 12 की ओर पक्षांतर किया, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से ए का मान हमको क्या मिला? 12 ऋण बी। इस मान को समीकरण 2 में ए के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 3 से ए का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं? 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर ऐसे। आइए लिखते हैं समीकरण 2, ए वर्ग है। तो एक बार मैं प्रश्न को आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो सीधा आप मान रख सकते हैं। ए का मान क्या रखेंगे? देखिए 12 ऋण बी, तो ए के स्थान पर रखेंगे 12 ऋण बी और घात 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे, धन बी का घात 2 बराबर 90 ऐसे 90। यहाँ पर देखिए 12 ऋण बी पूरे का घात 2, ये सर्वसमीका है, ए ऋण बी पूरे का वर्ग। तो इसका विस्तारित रूप क्या होता है? ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। तो उसी विस्तारित रूप में इसको भी विस्तार कर दीजिए, तो हो जाएगा 12 का वर्ग ऋण
2 गुणित 12, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 गुणित 12 गुणित b, ठीक। और यहाँ पर है धन b का वर्ग, तो देखिए a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, और ये b का वर्ग पहले से है, और ये बराबर 90। ऐसे 12 का वर्ग यानी 1 से 44, 12 दूनी 24b, एक वर्ग भी ये देखिए 1b² प्लस 1b² तो हो जाएगा 2b² और बराबर 90, ठीक है। अब इन पदों को देखिए द्विघात समीकरण के रूप का लग रहा है, तो इन पदों को इनके चर राशि, यह चर राशि भी है तो उनके घात के घटते क्रम में लिख लेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो 2b² माइनस 24b प्लस 144 बराबर 90। 90 को पक्षांतर कर दीजिए बाईं ओर ऐसे, तो 144 हो गया और ये हो गया ऋण 90 बराबर कितना आ गया 0। आगे उसको हल करके लिख देंगे 2b का वर्ग ऋण 24b धन 144 में 90 घटाइए तो आ जाएगा 54 बराबर 0। ध्यान दीजिए ये एक वर्ग समीकरण हो गया, एक चर द्विघात समीकरण, तो इसको सरलतम रूप में लाने के लिए पूरे में 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा b का वर्ग, ये हो जाएगा 12b और ये हो जाएगा 27 बराबर। ये आपका द्विघात, एक चर द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए आप या तो मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करिए पहले, या फिर हमारे पास एक बढ़िया सूत्र है श्रीधराचार्य का, ठीक है, तो इस सूत्र से हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए b वर्ग ऋण 12b धन 27 बराबर 0 की तुलना मानक, यानी लिखेंगे मानक वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करते हैं। आइए तुलना करते हैं। तो a के स्थान पे क्या है, देखिए a के स्थान पे यहाँ पर 1 है गुणांक, b के स्थान पे क्या है, देखिए यहाँ पर ऋण 12 है, c के स्थान पे क्या है 27 है, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए श्रीधराचार्य के सूत्र है x बराबर ऋण b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac हो गया और पूरे का बटा 2a, ऐसे। तो x बराबर मान रखिए b का मान ऋण 12 है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऋण 12 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान कितना है a और c का मान है 27, ऐसे, और बटे 2 गुणित क्या है गुणांक में 1 है, ठीक है। तो अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, ऋण 12 का वर्ग है तो 12 गुणित 12 होता है 144, ऐसे, ऋण 27 चौक होगा 108 और बटा हो गया 2, तो x बराबर 12 धन ऋण 144 में 108 घटाइए तो कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36 और बटे 2। आइए इधर देखते हैं। तो x बराबर 36 का वर्गमूल होता है 6, तो इसको आगे लिख देंगे 12 धन ऋण 6 और बटे 2। यहाँ पर प्लस माइनस है तो अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, अब धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह ले लीजिए, तो x बराबर 12 धन 6 बटे 2, तो 12 6 18 बटे 2 बराबर हो गया 9। अर्थात यहाँ पर एक चीज को और हमें ध्यान देना होगा, चूंकि यहाँ पर चर राशि क्या है, हमारे पास चर राशि b है और यहाँ पर चर राशि मानक समीकरण में क्या है x है, तो चर राशि में भी हमको बदलाव करना होगा।
तो इसको आपको ध्यान विशेष रूप से देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बदलाव कर लेते हैं। तो आइए इसको बदल ही तो यहीं पर बदल लेते हैं मान को। हम x की जगह मान क्या रख देंगे, b रख देंगे, क्योंकि हमारे पास चर राशि क्या है, b है। आइए, शुरू में बदलना था लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप बदल सकते हैं, ये बदल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान क्या प्राप्त होता है, 9। ठीक है, अब ये जो मान प्राप्त होता है वो धनात्मक मान धन चिन्ह लेने पर हुआ तथा ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b बराबर 12 ऋण 6/2, तो हो जाएगा 6/2 अर्थात कितना, 3। ठीक है ना, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो आपको इसको इस प्रकार लिख देना होगा, b बराबर 3। ठीक है, तो अतः वे दो संख्याएं 9 और 3 होंगी। ठीक, चाहे तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 तरीका, क्या कि इनके वर्गों का योग 90 कह रहा है, तो वर्गों का योग कर लीजिए। तो a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर 90। ठीक है, a का मान कितना है, 9, तो 9 का वर्ग, b का मान 3 है तो 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, देखिए 9 निया 81 और ये हो गया 3 तिया 9, तो ये 90। देखेंगे यहाँ पर दोनों का योग भी कितना हो रहा है, 90 बराबर 90। तो LHS और RHS क्या है, बराबर है, अर्थात दिया गया ये जो प्राप्त जो मान है 9 और 3 सही है हमारा। तो इस प्रकार से आपको और इसी प्रकार के जो और सवाल होंगे आपकी किताब में, चाहे उदाहरण से हो चाहे प्रश्नवाली से हो, उसको आप हल करके जरूर देखिए। शेष सवाल अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।